नमस्कार साथियों, मैं विशाल नागर आपका अपने YouTube चैनल VNA एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, VNA एजुकेशन के माध्यम से आप MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है वह भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के संदर्भ में आधारित है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर बेस्ड है वह MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 6 है, जिसमें पॉलिटी और कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स, RBI और वित्त व्यवस्था संबंधित टॉपिक है। उसके संदर्भ में आज पहला लेक्चर है। दोस्तों, VNA एजुकेशन आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम था वह 1919 में पारित हुआ, लेकिन वह 1921 में लागू हुआ। दोस्तों, इसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मांटेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। दोस्तों, इसमें मैंने ऑल इम्पोर्टेंट MCQs कवर करने का प्रयास किया जो MPPSC प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था, यह स्थापना। दोस्तों, केंद्र में इस अधिनियम के माध्यम से द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। दोस्तों, जो राज्य परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 जो हैं वो मनोनीत होते थे। दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहता था। दूसरा केंद्रीय विधानसभा, इसके सदस्यों की कुल संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे व 140 मनोनीत होते थे। दोस्तों, इनका कार्यकाल 3 वर्ष है। तो दोस्तों, आप कार्यकाल भी याद रख लीजिएगा, एक का 5 वर्ष है, एक का 3 वर्ष। दोस्तों, इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। 1909 के अधिनियम में जैसा कि पता है कि मुस्लिम लोगों को निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर दिया गया, जिसमें मुस्लिम मतदाता का चुनाव मुस्लिम जनता द्वारा ही किया जाता था। मतलब मुस्लिम जनता मुस्लिम कैंडिडेट को ही चुन सकती थी या चुनती थी। इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम में यह सांप्रदायिक निर्वाचन सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों तक विस्तारित कर दिया गया। दोस्तों, 1956 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, यह ली आयोग का गठन 1923-24 में किया गया था। दोस्तों, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से पृथक कर दिया गया। दोस्तों, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात है, पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। दोस्तों, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी अधिनियम से माना जाता है कि 1919 के अधिनियम के पश्चात ही या इस अधिनियम से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन का शुभारंभ। दोस्तों, वैसे प्रांतों में द्वैत शासन का जो जनक कहा जाता है वो लियोनस कार्टियर को कहा जाता है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। दोस्तों, आरक्षित व हस्तांतरित या अंतरित विषय। दोस्तों, इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसे प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कहा गया है। दोस्तों, आरक्षित विषय वह विषय होते थे जिन पर प्रशासन गवर्नर या उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। दोस्तों, इस जो प्रणाली है द्वैत शासन, इसको 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, आरक्षित विषयों में वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, छोटे बंदरगाह, मोटर गाड़ियाँ, औद्योगिक विभाग, जलमार्ग, खदान, कारखाना, बिजली, छापाखाना, समाचार पत्र, आपराधिक जातियाँ, सार्वजनिक सेवाएं आती थी। इसके अलावा हस्तांतरित या अंतरित विषयों के अंतर्गत शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा व्यवस्था, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, उद्योग, तौल एवं माप
आदि विषय महत्वपूर्ण विषयों के थे जो हस्तांतरित या अंतरित विषयों के अंतर्गत आते थे। दोस्तों राज्य सचिव को यह अधिकार था कि वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। दोस्तों यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पॉलिटी का एक पार्ट है, तो इसकी शुरुआत 1919 के अधिनियम से ही मानी जाती थी। दोस्तों राज्य सचिव को यह अधिकार था। दोस्तों इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषदों में 3 भारतीयों का होना आवश्यक था। मतलब वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी वह 6 सदस्यीय थी, जिनमें 3 भारतीयों का होना आवश्यक था, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। कमांडर इन चीफ जो होता था वो ब्रिटिश अधिकारी होता था, वह भारतीय नहीं हो सकता था। बाकी जो 6 अधिकारी थे उनमें 3 भारतीयों का होना आवश्यक कर दिया गया। दोस्तों वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे 10 वर्षों पश्चात अपनी रिपोर्ट देनी थी, जो 1927 में अपने निर्धारित समय मतलब 1919 से 10 वर्ष पश्चात 1929 में आना था, बट 2 वर्ष पहले ही 1927 में आ गया था साइमन कमीशन। वो उसका गठन भी इसी आयोग द्वारा किया गया था। दोस्तों इस अधिनियम ने जो केंद्रीय विधानसभा में वायसराय की जो अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ थी वह उसे बनाए रखा। इसके अंतर्गत कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति वायसराय से लेनी आवश्यक थी। दोस्तों वह वीटो शक्ति का उपयोग कर सकता था। वह आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। दोस्तों इस प्रकार इसमें उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी थी। दोस्तों वैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1961 के भारत परिषद अधिनियम से वायसराय को प्राप्त थी। ऐसे अध्यादेशों की जो समय सीमा है वह 6 वर्षों थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 1935 का अधिनियम। दोस्तों 1935 के जो अधिनियम है उसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वह लगभग भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इसमें कुछ संशोधन या इसे कुछ जोड़कर ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु है अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों व 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों व उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हो। संघ मतलब अखिल भारतीय संघ। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना आवश्यक था, अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। दोस्तों जो देशी रियासतें हैं वह इसमें शामिल नहीं हुई और अखिल भारतीय संघ की जो व्यवस्था थी वह कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाई, क्योंकि इसमें देशी रियासतें सम्मिलित ही नहीं हुई। दोस्तों इस अधिनियम द्वारा विधायी शक्तियों को केंद्र व प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभक्त कर दिया गया था। दोस्तों इसके तहत 3 सूचियां बनी, परिसंघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों परिसंघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय व समवर्ती सूची में 36 विषय थे। दोस्तों यह विषय भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, मतलब आरक्षित व हस्तांतरित विषय इनको समाप्त कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना। दोस्तों इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय में दोस्तों न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। दोस्तों मताधिकार का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से लगभग जनसंख्या के 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई इस अधिनियम के माध्यम से। दोस्तों निर्वाचन जो पद्धति थी, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, उसका विस्तार किया गया। उसे दलित जातियों, मजदूरों, महिलाओं तक विस्तृत कर दिया गया। पहले 1919 के अधिनियम में भी हमने अभी पढ़ा है, यह व्यवस्था
सिखों, भारतीय शायों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों तक विस्तृत कर दी गई थी, लेकिन इसमें भी इसका विस्तार किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन का। दोस्तों भारत परिषद का अंत कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। अदन को इंग्लैंड का उपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर लिया गया है। दोस्तों जो अदन की खाड़ी है, मतलब अदन, उसे इंग्लैंड के उपनिवेशिक कार्यालय के रूप में अधीन कर लिया है। दोस्तों भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य की बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन केसी वेयर जी ने कहा था। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार 2020 वाली जो प्रीलिम्स था उसमें कथन किसने कहा, इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, तो दोस्तों आप इन्हें भी याद रखिएगा। दोस्तों अब जो 1919 और 1935 के अधिनियम के बीच का घटनाक्रम है, हमें वह भी जानना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एक तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि संविधान के विकास क्रम में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों आपके प्रीलिम्स में 1919 और 1935 का अधिनियम दिया गया है, तो उनके बीच का जो घटनाक्रम है वह भी हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों 1919 के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई, एक आयोग का गठन किया गया, उसे 10 वर्षों पश्चात अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो दोस्तों यह जो आयोग था यह 1929 में आना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह 1927 में आ गया है। दोस्तों यह नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया है। दोस्तों इसे व्हाइट पेन कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट पेन कमीशन कहा गया। दोस्तों 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोस्तों इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें प्रमुख सिफारिशें द्वैत शासन प्रणाली को, राज्यों में सरकारों का विस्तार को, ब्रिटिश शासन के संघ की स्थापना को, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि प्रमुख सिफारिशें प्रमुख थी। दोस्तों इसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। दोस्तों उस समय के जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही जो भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व था, मतलब कांग्रेस को, एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदाय वर्गों द्वारा स्वीकृत हो। तो दोस्तों इसके संदर्भ में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। दोस्तों इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। दोस्तों इसे 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया। दोस्तों एक और फैक्ट, वर्ष 1935 में भारत शासन के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। दोस्तों 1937 में चुनाव हुए थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर। दोस्तों एक सांप्रदायिक अवार्ड जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की एक योजना बनाई जिसे सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया। इस अवार्ड ने न केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों या अल्पसंख्यकों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दोस्तों दलितों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने जो पूना की यरवदा जेल है वहाँ अनशन शुरू कर दिया गया। दोस्तों अंततः जो दलित नेता और कांग्रेस के नेताओं के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा गया। और दोस्तों जो दलित लोग हैं, मतलब एससी और एसटी, उनके लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों यह था आज का सेशन। आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कुछ विषय से संबंधित पढ़ना हो, स्पेसिफिक टॉपिक से संबंधित पढ़ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं उससे संबंधित वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के सेशन का यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।